मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने पुराने समय की पुरानी मूवियाँ ज़रूर देखी होंगी। और उन मूवियों में आप लोग देखते थे कि एक नेता हुआ करते थे, नेताजी हुआ करते थे। और आपने देखा होगा कि वो चुनाव लड़ते थे, उनके पीछे एक आप देखते थे गुंडों की फौज खड़ी होती थी। और उन गुंडों का या माफियाओं का या आप सोचिए कि उन अपराधियों का काम हुआ करता था कि नेताजी को किसी भी तरह से दान दंड पता नहीं दुनिया भर के भेद अपना के, सीधी सी बात है कि नेताजी को चुनाव जिताना उनका काम होता था। बूथ कैप्चरिंग करके, जबरदस्ती वोट डाल के, आप समझ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि वो अपराधी भी बड़े चतुर थे, उनमें भी दिमाग निकला। और आगे चल के आपने देखा कि वही अपराधी चुनाव लड़ने लगे। उनके मन में ये सोच आने लगी कि आखिर हम दूसरे को अगर चुनाव जितवा सकते हैं तो हम भी तो चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि वो खुद चुनाव लड़ने लगे और खुद चुनाव जीतने लगे, विधायक बनने लगे, लोकसभा सदस्य बनने लगे, विधायिका में जाने लगे, लोकसभा सदन में जाने लगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसे ही आप लोग कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण। यानी कि राजनीति में भी अपराधीकरण, अपराधी आ चुके हैं। और आज आप लोग लोकसभा देखिए या विधानसभा में देखिए, आधे से अधिक आपको सदस्य ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर आप देखिए कि एक तरह से गंभीर अपराध दर्ज हैं। किसी के ऊपर आप देखिए बलात्कार का, किसी के ऊपर आप देखिए चोरी का, मर्डर का, डकैती का, इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार के तमाम इल्जाम उन पर लगे हुए हैं। और आप सोचिए कि अगर ये संसद में पहुंचते हैं या आपकी विधानसभा में पहुंचते हैं तो किस तरह के कानून बनाएंगे, अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। आप समझ सकते हैं कि देश की स्थिति क्या रहती होगी। और मैं तो आजकल आप भी देखते होंगे, मुझे लगता है कि अगर आपके क्षेत्र से कोई ईमानदार चुनाव लड़ रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, और आप सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप ईमानदारी से पैसा कमाते हैं तो मुश्किल से आपके घर का खर्च पानी पूरा हो पाता है। अगर वो ईमानदार चुनाव लड़ रहा है तो आपने देखा होगा कि वो चुनाव नहीं जीतता है। आजकल चुनाव ऐसे लोग जीतते हैं जो अपराधी हैं, माफिया हैं, डॉन हैं। मैं ये सब अभी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, अभी नई सरकार का गठन हुआ। और इस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी में आप देखिए आपको माफिया मिल ही जाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए, जो भी करना हो। अभी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का गठन हुआ, सरकार बनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। और वैसे भी उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 403 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधान परिषद भी है उसमें 100 सीटें हैं। और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है ना, उसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। और अभी तक अपने प्रधानमंत्रियों की सूची देखेंगे ना तो अधिकतर आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। और आप देखिए वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब को बनारस से चुनकर आए थे। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी एडीआर की एक रिपोर्ट आई हुई है। किसकी? एडीआर की। एक गैर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्य कहाँ? नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है। चुनाव अधिकार संस्था एडीआर ने शनिवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में शपथ लेने वाले 45 मंत्रियों में से, नए मंत्रियों में से 22 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की हुई है। और उनमें से ज्यादातर पर आप देखेंगे गंभीर आरोप लगे हुए। और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कुल 53 मंत्रियों के हलफनामों का अध्ययन किया हुआ है। और जिनमें से आप देखेंगे 22 ऐसे मंत्री बनाए गए जिन पर गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं। गंभीर अपराध समझ रहे हैं आप लोग? मर्डर, बलात्कारी, लूट, इस तरह के आरोप लगे हुए हैं। और ये हर राज्य में आप देखिए, हर राज्य में आपको इस तरह के आरोप, मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, लगे हुए हैं। आप देखिए सुधार करने की कभी बात होती है संसद में, सभी इसके विपक्ष में पहुंच जाते हैं। कोई प्रस्ताव आता है तो वो पास ही भी नहीं हो पाता है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 22% यानी कि 22 मंत्री यानी कि 49% टोटल के अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की उन्होंने घोषणा की हुई है। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट घोषणा कर रही है, रिपोर्ट बता रही है।
जो मंत्री बनाए गए हैं उन्होंने एक, देखिए जब भी आप लोग विधायकी का चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ते हैं, कोई भी चुनाव लड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक आपको हलफनामा देना होता है। उसमें आप अपनी संपत्ति के बारे में बताते हैं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। तो इन 22 मंत्रियों ने बताया हुआ है कि हमारे खिलाफ आपराधिक केस हैं, गंभीर अपराध केस हैं, तो उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, उन्होंने खुद बताया हुआ है। इस बात को साफ रखिएगा, ठीक है। और सभी मंत्रियों की आप देखिए, सभी विधायकों की देश भर में आप लोग अपनी जानकारी खुद देते हैं, ठीक है। 20 मंत्रियों यानी कि 44% ने अपने ऊपर गंभीर आरोप होने की जानकारी दी है। और संस्था के मुताबिक जिन 45 मंत्रियों की शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है, उनमें से 39 87% करोड़पति हैं। अब आप सोचिए कि इनके करोड़पतियों के सामने एक ईमानदार कहां तक टिक पाएगा, समझ रहे हैं। उनकी औसत संपत्ति 9 करोड़ आंकी गई है, यानी कि एक के पास लगभग 9 करोड़ रुपए हैं की संपत्ति है। और एक तरफ आप देखिए देश में क्या हालत है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं। इन 45 मंत्रियों में 5 महिलाएं शामिल हैं। और एडीआर ने बताया कि 9% यानी कि 9 मंत्री यानी कि 20% ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 12वीं बताई हुई है। और 36 मंत्रियों ने स्नातक किया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो मंत्री बनाए गए हैं, इसमें से 9 मंत्री 8वीं से लेकर 12वीं तक पास बताए गए हैं और इन्हीं मंत्रियों ने बताया हुआ है। और 36 मंत्री ऐसे हैं जो स्नातक किए हुए हैं, यानी कि बीएससी बीए किए हुए हैं, ठीक है। और सीएम योगी के कैबिनेट में एक और बात बैलेंस रखा गया है, जातियों का भी काफ़ी अच्छा समीकरण बताया गया है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है विपक्ष को देखते हुए कि आखिर विपक्ष भी नहीं चाहता है कि ये सरकार हटे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आप देखिए विपक्ष कोई रणनीति ही नहीं बनाता है। आपने देखा होगा कि बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीती, उसके बाद आप अगले ही दिन प्रधानमंत्री की गुजरात में रैली हो रही है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। और देखिए जो विपक्ष है, पूरे देश भर में विपक्ष कहीं भी आप देखिए, वो 3-6 महीने में उगता है चुनाव के टाइम और फिर शांत बैठ जाता है। यानी कि आप सोचिए कि हाफ में उसमें आप तरह से राजनीति कर रहे हैं, तो आप उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। वरना आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में इतने सारे मुद्दे होने के बाद, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे की बात कर लीजिए, महंगाई बात कर लीजिए, कोरोना महामारी के समय की बात कर लीजिए, फिर भी आप सोचिए कि अगर विपक्ष बीजेपी को नहीं हटा पाया, तो एक लंबे समय तक आप ये सोच के मान के रख लीजिए कि बीजेपी को हटाना मुश्किल होगा, जब तक विपक्ष मजबूत ना हो, विपक्ष रणनीति ना अपनाए, विपक्ष सबको एक लेकर ना चल सके। आप देखिए कांग्रेस एक समय जिस तरह से मजबूत हुआ करती थी, आज उसी तरह से आप देखिए बीजेपी भी मजबूत दिख रही है, ठीक है। तो उस समय आप देखिए कि 1977 के समय आपको मालूम होना चाहिए कि सभी का गठबंधन बना हुआ था, जनता दल, समझ रहे हैं, तब जाकर इंदिरा गांधी को चुनाव हराया गया था। तो इस तरह का गठबंधन अभी तो आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। योगी ने आप देखिए कि जो कैबिनेट का गठन हुआ है, एक बात और आप मान के रखिए, ये 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुझे लगता है जातियों का बैलेंस रखा गया है। योगी सरकार 2.0 में बीजेपी ने जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की हुई है। और इस बात को मुझे नहीं लगता है कि कोई नकार सकता है कि बीजेपी के पास बेहतर रणनीतिकार है, इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस में किस तरह से आप देख रहे हैं सिर्फ टउल चल रहा है, या सापा में आप देखिए अभी तक उनके सिपाल साथ में थे, अब आपने देखा है कि सिपाल को उन्होंने बाहर दिखा दिया, बुलाया ही नहीं है। इसी तरह देखिए हर पार्टी में आप देखिए कि कोई ना कोई अंदरूनी लड़ाई चल रही है। लेकिन बीजेपी में अभी एक बात कह सकते हैं कि योगी के ऊपर आप देखिए मोदी जो भी निर्णय करते हैं, सभी नेताओं को मुझे लगता है मान होता है, और इसका आप लोग सभी उदाहरण जानते भी हैं, ठीक है। यूपी कैबिनेट में इस बार जाट समाज से 8 मंत्री बनाए गए, जबकि 8 आपके मंत्री ब्राह्मण समुदाय से हैं, जबकि 8 मंत्री अनुसूचित जाति से हैं। इसके अलावा 5 महिलाएं भी मंत्री की शपथ ली है। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि रजनी तिवारी, प्रतिभा शुक्ला और विजय लक्ष्मी गौतम राज्यमंत्री होंगी। गुलाब देवी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा सौंपा गया। एक मुस्लिम नेता दानिश आजाद को भी मंत्री बनाया गया, एकमात्र मुस्लिम नेता है दानिश, समझ रहे हैं, इनके मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्पसंख्यक जो मंत्रालय होता है वो दे देते हैं। और बीजेपी आप सभी जानते हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है और वो मुस्लिमों पर कम ही भरोसा करती है, वो कम ही टिकट देती है,
एक आध टिकट, एक आध दो टिकट दे दे, बहुत बड़ी बात होती है। उन क्षेत्रों में देती है जहां मुस्लिम एक तरह से आप सोचिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो यही कहानी है बीजेपी की। और जो एडीआर की रिपोर्ट आई हुई है, मुझे लगा कि बता देना चाहिए। इसमें दोहराया नहीं होना चाहिए कि इस रिपोर्ट ने या मेरी तरफ से कोई उन पर आरोप लगाया गया। उन मंत्रियों ने खुद स्वीकार किया हुआ है, मंत्रियों ने खुद लिख के दिया हुआ है कि हम पर आपराधिक केस हैं। और एक बात और आप अपने दिमाग में रख लीजिए, किसी भी पार्टी का उठा के आंकड़े देख लीजिए, यही हालत देखने को मिलेगी। और उनके नेताओं के बारे में अगर आप जानकारी इकट्ठी करें तो सभी की यही हालत है लगभग, आपराधिक कैटेगरी की। और मुझे तो लगता है कभी कभी देश में कि अगर आप जितने बड़े माफिया हैं, जितने बड़े डॉन हैं, जितने अपराध आप पर हैं, उतने ही बड़े नेता आप कहलाएंगे। ये हमारे देश की परंपरा सी बन चुकी है। चलिए, आप लोग अपनी राजनीति को देखते रहिए, मजे करते रहिए। देश जैसे चल रहा है, भगवान भरोसे चलता रहेगा।